वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी सभी क्लासों को नियमित रूप से ले रहे होंगे और ये हमारी क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। इसी क्रम में हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं हिंदी की एक स्पेशल क्लास, जिसमें हम आपको हिंदी का अध्ययन कराएंगे। शुरुआत हमारी हिंदी व्याकरण से होगी। शुरुआत हम हिंदी व्याकरण से करेंगे और तब तक अभी तक अगर आपने हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है हमारा आज का हिंदी व्याकरण। टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी व्याकरण। आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण क्या है। व्याकरण, चर्चा व्याकरण पर करेंगे। व्याकरण का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करना चाहें, व्याकरण का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करना चाहें तो शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? यानी कि शब्द का विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर है। शाब्दिक विच्छेद करना चाहें तो शाब्दिक विच्छेद मिलेगा वी धन आ धन करण, वी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण, हिंदी व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद है वी धन आ धन करण। शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। आइए बात करते हैं हिंदी व्याकरण की परिभाषा की। व्याकरण क्या है? व्याकरण को परिभाषित करना चाहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? वास्तव में व्याकरण क्या है? आपको यह पहले जानना होगा, एक शब्द में जानना होगा कि व्याकरण है क्या वाकई में। अगर हम वाकई में व्याकरण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं व्याकरण एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। और क्या कह सकते हैं? व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विधा है। क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विधा है। अब बात आती है कि परिभाषा क्या है व्याकरण की। वास्तव में व्याकरण कहते किसे हैं? तो अब परिभाषित कर सकते हैं इस पुस्तक, इस ग्रंथ, इस विधा के नाम से। तो अगर इसकी हम परिभाषा देना चाहें, सटीक परिभाषा क्या होगी? व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, किसी भाषा के शुद्ध लेखन,
शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। ये तो हम व्याकरण के बारे में जान चुके हैं। आइए एक बार पुनः जानते हैं किन किन टॉपिक पर हमने बात की। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं हम। अगर हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में हमने ये जाना कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या है। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद है वी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। अब बात आती है कि व्याकरण को हम परिभाषित कैसे करें। व्याकरण को परिभाषित करने से पहले वास्तव में व्याकरण क्या है ये जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक किताब है जिसमें व्याकरण लिखी है, तो व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। ग्रंथ क्या करते हैं? जो हमें विशेषताएं बताते हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ग्रंथ है। और इसके अलावा जो किसी विशेष चीज को लिखा जाता है, जैसे कहानी लिखी जाती है तो कहानी एक विधा है। ऐसे नाटक लिखा गया तो नाटक एक विधा है। जैसे रचनाएं लिखी गई हैं तो रचना एक विधा है। ऐसे भी व्याकरण भी लिखा गया है, तो व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण एक विधा है। तो अब ये जान चुके हैं कि व्याकरण एक पुस्तक है, ग्रंथ है, विधा है, तो इसी आधार पर अब हम व्याकरण को परिभाषित कह सकते हैं। कैसे परिभाषित कह सकते हैं? इसकी परिभाषा देना चाहें तो ये कह सकते हैं व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन और कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जो हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? उसको व्याकरण कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब बात आती है कि व्याकरण के हिंदी भाषा की दृष्टि से, हिंदी भाषा को दृष्टिगत रखते हुए व्याकरण के अंग या जिनको हम अवयव कहते हैं, व्याकरण के अंग जिनको हम या अवयव कहते हैं वो कितने हैं? अगर हम व्याकरण के अंग या अवयव की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। कौन कौन से? अगर व्याकरण के अवयव की बात करें तो ये 3 कौन कौन से हैं? देखिएगा। सबसे पहला हमारा आता है वर्ण विचार। सबसे पहला कौन सा टॉपिक आता है? वर्ण विचार। सबसे पहला आता है वर्ण विचार। दूसरा कौन सा आता है? अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा आता है शब्द विचार। दूसरा कौन सा आता है? शब्द विचार। दूसरा आता है शब्द विचार। तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है हमारा वाक्य विचार। कौन सा आता है? वाक्य विचार। तीसरा आता है हमारा वाक्य विचार। पूरी हिंदी आ से लेकर के ज्ञा तक पूरी हिंदी इन्हीं तीन टॉपिक में समाप्त हो जाती है। व्याकरण के मुख्य 3 अवयव हैं, व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, इन्हीं के अंतर्गत पूरी हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। जैसे अगर हम वर्ण विचार की बात करें, वर्ण विचार में हम अध्ययन करते हैं काखा गाका, वर्णों का, वर्णों से संबंधित जितने टॉपिक हैं उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? उन सभी का अध्ययन हम वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। अगले टॉपिक की बात करें शब्द विचार। शब्दों से संबंधित जितनी भी बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे हम दे सकते हैं आपको पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे विलोम शब्द, इनमें शब्द आते हैं, जैसे तत्सम, जैसे तद्भव, जैसे देशज शब्द, जैसे विदेशज शब्द, ये सभी किस में आते हैं?
ये सभी हमारे शब्द विचार में आते हैं। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आता है? जहाँ पर पूरी लाइनें लिख करके हम पढ़ते हैं, जिनका अध्ययन हम पूरी लाइन के रूप में करते हैं, जैसे रस, जैसे रस है, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, एक पूरा वाक्य होता है, और फिर उस वाक्य में हम क्या करते हैं, उस रस को पहचानते हैं। तो जहाँ पर हम वाक्य के द्वारा अध्ययन करते हैं, जैसे अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला हमें का से मतलब होता है, हमें छोटा आ से मतलब होता है, यहाँ वर्णों का अध्ययन करते हैं सिर्फ और सिर्फ। शब्द विचार में अगर बात करें, शब्द विचार में हमने शब्द लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के पर्यायवाची जानते हैं। चर्चा शब्दों की होती है, चर्चा सिर्फ और सिर्फ शब्दों की होती है। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछिएगा कौन सा होता है, तो बताते हैं कि भू होता है, भूमि होता है, धरा है, ये सब क्या है? ये शब्द हैं। यहाँ हम पृथ्वी से पर्यायवाची का मतलब है उसके शब्दों से बात करते हैं, मतलब ये शब्द विचार के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। वर्ड विचार, वाक्य विचार में क्या होता है, जैसे जहाँ पर हम वाक्य की बात करते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। रस के अंतर्गत हम लाइनें पढ़ते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ हम रस की निष्पत्ति करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? यहाँ जो हम रस की निष्पत्ति करते हैं वो वाक्य के माध्यम से। अगर वाक्य ना दिया गया हो तो हम रस नहीं बता सकते कौन सा होगा। कहने का मतलब है हम यहाँ वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार के अंतर्गत ही पूरी हिंदी का टॉपिक कवर कर लेते हैं। निबंध लेखन हमारा वाक्य विचार में आता है, प्रार्थना पत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। जितनी पूरी हिंदी है वो इन 3 टॉपिक में कंप्लीट होती है, जिनमें हमारा मुख्य टॉपिक, आज का जो टॉपिक होगा वो वर्ण विचार पर होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने वर्ण विचार की तरफ। देखिए, बात करते हैं वर्ण विचार की। किसकी बात करते हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? क्या है वर्ण विचार? वर्ण विचार को जानते हैं। जैसे हमने व्याकरण के बारे में जाना, व्याकरण क्या है? वह पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपने वर्ण की परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं परिभाषा वर्णों के शुद्ध लेखन, कामा शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और वर्णों के शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, वर्णों के शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार क्या है? वर्णों के शुद्ध लेखन कामा शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्णमाला एक व्याकरणिक पद्धति है। वर्ण विचार क्या है? एक व्याकरणिक पद्धति है। क्या है? एक व्याकरणिक पद्धति है
एक व्याकरणिक पद्धति है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसमें वर्णों का अध्ययन कर, जिसमें वर्णों का अध्ययन और उनके विभाजन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है, क्या है? व्याकरणिक पद्धति। वर्णमाला वर्ण विचार एक व्याकरणिक पद्धति है जिसमें वर्णों का अध्ययन और उनके विभाजन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्णों का अध्ययन करते हैं और उनके विभाजन के बारे में जानते हैं। तो अब वर्ण विचार पर चलने से पहले एक शब्द है वर्ण, जो हमें जानना पड़ेगा कि वर्ण किसे कहते हैं। विचार का मतलब तो मालूम है, विचार का मतलब होता है जानकारी करना, किसी बात का अध्ययन करना, विचार करने के बारे में हो गया। लेकिन बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वर्ण के बारे में कि हमारा वर्ण क्या है। किसके बारे में जानते हैं? वर्ण के बारे में। देखिए, अगर हम बात वर्ण की करें, वर्ण क्या है? वर्ण पर बात करने से पहले हम अधिकतर जो भी बात करते हैं, हम लिख रहे थे, जो परिभाषाएं लिख रहे थे, वो एक कथन के रूप में है, मतलब एक वाक्य के रूप में। अब बात आती है, जो भी हम बात करते हैं, हम आपसे मुखातिब होते हैं, हम आपको जो ये पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का माध्यम है, किसके द्वारा करते हैं? वाक्य के माध्यम से। यहाँ पर वाक्य के माध्यम से करते हैं। अब बात आती है कि वाक्य का निर्माण किससे होता है, किससे मिलकर के होता है। तो वाक्य जो बनता है, वाक्य का जो निर्माण होता है, वो शब्द के द्वारा। किसके द्वारा होता है वाक्य का निर्माण? शब्द के द्वारा। अब बात आती है कि शब्द किसे कहते हैं। वाक्य का निर्माण तो शब्द के द्वारा होता है। वाक्य किससे मिलकर के बनता है? वाक्य शब्द से मिलकर के बनता है। अब बात आती है कि शब्द किससे मिलकर के बनता है। अगर हम शब्द की बात करें तो जो शब्द है वो वर्ण से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? वर्ण से। अब बात आती है कि वर्ण क्या है। ये वर्ण किससे बना होता है? वर्ण। तो जो वर्ण की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ध्वनि से प्राप्त होती है। वर्ण कहाँ से आता है? वर्ण ध्वनि से आता है। कहाँ से आता है? ध्वनि से। अब समस्या उठती है कि ध्वनि, अगर वर्ण ध्वनि से आता है तो सबसे पहले ध्वनि को जानना है कि ध्वनि क्या है। अगर हम ध्वनि के बारे में जाने तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। भाषा की, किसी भाषा की क्या है? मौखिक इकाई। ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। अब हम जान चुके हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। कुछ विशेष प्रश्न बनते हैं। अब उन विशेष प्रश्नों पे बात करते हैं। विशेष जो हो सकता है अभी तक आपको वो विशेष प्रश्न परेशान करते रहे हों, अभी आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, उनका अध्ययन आपको भली भांति हो जाएगा। उससे पहले आपको अभी जानना होगा कि वो विशेष प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आता है उन विशेष प्रश्नों में से पहला हमारा प्रश्न आता है। तो आइए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है? अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी
सबसे छोटी या हो सकता है लघुत्तम लिखा मिल जाए, लघुत्तम। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम मौखिक इकाई, सबसे छोटी या लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम, सबसे छोटी या लघुत्तम एक ही मतलब है। मौखिक इकाई क्या है? तो इसका आंसर आता है ध्वनि। क्या आता है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि। अब बात आती है, हमारा प्रश्न यहाँ से दूसरा उठता है, क्वेश्चन हमारा दूसरा प्रश्न क्या आता है? दूसरा प्रश्न आता है भाषा की, दूसरा प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो हमारा आंसर आता है, आंसर आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और अगर बात करें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? मौखिक में आती है ध्वनि, लेकिन लिखित में क्या आती है? लिखित में आता है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड। अब हमारा क्वेश्चन था कि वर्ड किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि वर्ड किसे कहते हैं। मिल गया आंसर कि वर्ड किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा, वर्ड को परिभाषित करेंगे। वर्ड की क्या परिभाषा है? वर्ड को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वर्ड को कैसे परिभाषित करते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। जैसे एक मिनट, जैसे लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। जैसे हमने मुंह से बोला का या आ, ये क्या है? ये ध्वनि है। और इन्हीं को जब लिखते हैं, इन्हीं का और आ को जब लिख देंगे तो ये क्या हैं? ये लिखित इकाइयां हैं। तो ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वर्ड में। जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तब वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? ध्वनि लिखित रूप में वर्ड में आ जाती है। अब हमारी यहीं से परिभाषा निकल के आती है। क्या परिभाषा निकल के आती है? परिभाषा निकल के आती है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, लिखित रूप को क्या कहते हैं? के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मिल गया आंसर कि वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आइए अब बताते हैं आपको किताबी परिभाषा, किताबों में क्या लिखी हुई मिलती है। भाषा की वह सबसे सूक्ष्म इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। भाषा की
सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ड क्या है। अब हम अपने विशेष प्रश्नों पर बात करते हैं। अभी विशेष प्रश्नों पर परिभाषा जानने के बाद में अब विशेष प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। दूसरा प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। तीसरा प्रश्न हमारा तीसरा आता है, क्वेश्चन हमारा तीसरा आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ना मौखिक और ना ही लिखित, बस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? तब भी हमारा आंसर आएगा वर्ड। क्यों? क्योंकि व्याकरण में हम जान चुके हैं, व्याकरण के 3 अंग हैं, एक वर्ड, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। एक वर्ड है, दूसरा शब्द है और तीसरा क्या है? वाक्य है, जहाँ पर ध्वनि का कोई वर्णन नहीं है। अगर मौखिक की बात करें, लिखित में नहीं, तो वर्ड का नाम आता है, नहीं तो ध्वनि का नाम आता है, नहीं तो किसका नाम आता है? नहीं तो वर्ड का नाम आता है। तो ये 3 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये 3 विशेष प्रश्न। अभी हमारे विशेष प्रश्न समझ में ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी हैं। चौथा प्रश्न क्या आता है हमारा विशेष प्रश्नों में? चौथा प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो सार्थक इकाई में नाम आता है, क्या आता है? जानकारी होगी वैसे आपको। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का मतलब है जो अर्थ सहित आए, ऐसी इकाई में हमारा नाम आता है शब्द। क्या आता है? शब्द। व्याकरण के 3 अंग, वर्ड जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इस का कोई अर्थ नहीं होता है, इस का अर्थ नहीं होता है, इस आ का कोई अर्थ नहीं होता है। ये क्या है? ये वर्ड हैं। ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो भले ही अर्थवान हो जाएं, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये उपसर्ग की तरह कार्य करते हैं, उपसर्ग की तरह, आगे आप पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उसके बाद में उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। जब आप उपसर्ग का अध्ययन कर रहे होंगे तब आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जो आ है, इसका जो हम अर्थ लेते हैं वो नहीं के संदर्भ में लेते हैं। इसका अर्थ जो नहीं, वो नहीं होता है, बल्कि आ का अर्थ नहीं के संदर्भ में लिया जाता है। यहाँ ये जो वर्ण हैं, इनका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का नाम लेते ही किसका नाम आता है? शब्द का। ये वो हमारा चौथा प्रश्न है विशेष। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है? भाषा की या इसमें एक और शब्द जोड़ते हैं, भाव या भावार्थ। भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका भाव हो। शब्द में कोई भाव नहीं होता है,
शब्द में कोई भाव नहीं होता है। जैसे शब्द लिया हमने जल, इस जल में कोई भाव नहीं है, इस जल में कोई भाव नहीं है। भाव प्रकट होता है वाक्य से। भाव किससे प्रकट होता है? वाक्य से। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई में नाम आता है वाक्य का। किसका आता है? वाक्य का। ये 5 विशेष प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। मौखिक और लिखित को हटा दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई में नाम आता है वर्ण का, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, व्याकरण के अंग के अंतर्गत सबसे पहला जो हमने नाम देखा वो वर्ण विचार है। कौन सा नाम है? वर्ण विचार। यानी मौखिक और लिखित को हटा दिया जाए तब भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। अब बात आती है, चौथा प्रश्न उठता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक जो अर्थ के साथ है। सार्थक इकाई में शब्द आता है, शब्द का अपना एक अर्थ होता है। और अगला 5वां प्रश्न जो आता है वो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। कौन सी है? वाक्य। एक और प्रश्न, खैर वो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि एग्जाम पूछेगा, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न बनता है, प्रश्न तो प्रश्न है। उस प्रश्न को भी जान लेते हैं। वो हमारा छठा प्रश्न। वो हमारा छठा प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी को हम एक और नाम देते हैं महत्तम। क्या देते हैं? महत्तम। इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई में नाम क्या आता है? वाक्य। क्या आता है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई में भी नाम किसका आता है? वाक्य का आता है। वाक्य से बड़ा, क्योंकि व्याकरण के 3 ही तो अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया, जानकारी करा दी। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है? वर्णमाला। तो आइए वर्णमाला की तरफ चलते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वर्णमाला। देखिएगा, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। वर्ण के बारे में जानकारी हो गई। माला का मतलब क्या होता है? माला का मतलब होता है समूह। वर्ण के बारे में जानकारी हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक टुकड़े ना किया जा सके, जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब माला क्या है? माला का मतलब होता है समूह। तो वर्णमाला क्या होगी? वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें, छोटी सी परिभाषा के बारे में, केवल आपको समझाने की बात करें, तो समझाने की बात में हम वर्णमाला को कह सकते हैं, वर्णमाला को कह सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये वो परिभाषा है जो हमें समझा देती है, जो हमें अवगत करा देती है कि वर्णमाला क्या है। तो जो वर्णों का समूह होगा उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन जो किताबें, जो एनसीईआरटी किताबों में परिभाषाएं लिखी होती हैं, खैर एग्जाम बहुत कम परिभाषाओं के बारे में बात करता है, परिभाषा एग्जाम नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी
एनसीईआरटी किताबों में जो परिभाषाएं लिखी होती हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम किताबों के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर अगर हम वर्णमाला की परिभाषा जानें तो क्या होती है वर्णमाला, क्या होती है, किसी किताबों के आधार पर अगर हम इसकी परिभाषा जानें, देखिए अगर हम किताब के आधार पर परिभाषा जानें तो क्या होती है परिभाषा, किसी एक भाषा के लिए, किसी एक भाषा अथवा किसी एक भाषा अथवा एक से, किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए, किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए, किसके लिए, एक से अधिक भाषाओं के लिए, किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त मानक, ये वो विशेष शब्द हैं, जो विशेष शब्द हैं जो परिभाषा को विशेष बनाते हैं। किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए, किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए, किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषाओं के लिए जो प्रयुक्त मानक प्रतीक होते हैं, उन मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। बात तो वही आती है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों का कौन सा समूह जो प्रयुक्त मानक प्रतीक होते हैं और उनका जो क्रमबद्ध समूह होगा उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये आप वर्णमाला किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको समझ आई होगी। तो अब बात अगले टॉपिक पे करते हैं, और अगला टॉपिक आता है इसी के साथ कि वर्णमाला में वर्णों के प्रकार पर। किस पे बात करते हैं, वर्णों के प्रकार पर। किस पे बात करते हैं, वर्णों के प्रकार पर। वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं, वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। अगर हम वर्णमाला में वर्णों के प्रकार पर बात करें तो जो वर्णों के प्रकार हैं वो दो हैं। कितने हैं, दो। कौन कौन से, आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार होते हैं और उन दो प्रकारों का नाम क्या है। उन दो प्रकारों के नाम की अगर बात करें, उनमें से एक हमारा आता है स्वर, एक हमारा आता है स्वर, और दूसरा क्या आता है व्यंजन। दूसरा क्या आता है, व्यंजन। एक तो हमारा स्वर आता है और दूसरा क्या आता है, व्यंजन। अब बात आती है स्वर क्या। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। कैसी होती हैं, स्वतंत्र। और ये कैसी ध्वनियाँ होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये ऐसा कह सकते हैं ये निर्भर होती हैं। ये किसी अन्य ध्वनियों पर क्या होती हैं, निर्भर। अब स्वतंत्र का मतलब क्या है, मतलब क्या इसे आज़ादी मिल गई थी जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, क्या उस दिन इन ध्वनियों को आज़ादी मिल गई थी इसीलिए इनको स्वतंत्र ध्वनियाँ कहा जाता है? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आज़ादी मिल गई थी। वास्तव में जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनका जब उच्चारण किया जाता है, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय
जब इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो प्राणवायु निकलती है वो किसी भी भाग में नहीं टकराती है, वो स्पष्ट रूप से निकलती है बाहर। और इसी के साथ इन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसीलिए इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र कहा जाता है। और व्यंजन ध्वनियों को निर्भर क्यों कहा जाता है? व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो इनके साथ में इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए ये निर्भर ध्वनियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम एक स्वर उच्चारित करते हैं आ, कितने भी लंबे समय तक आ कहते रहें आपका अंततः जो ध्वनि निकलेगी मुंह से वो आ की निकलेगी। ऐसे ही अगर हम एक व्यंजन ले लेते हैं, जैसे व्यंजन एक का है, चूँकि अभी हमने स्वर और व्यंजन का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना तो जानकारी आपको है, हम सभी को है कि आ एक स्वर है और का एक व्यंजन है। तो अब इस का जब आप उच्चारण करेंगे, का अगर लंबे समय तक उच्चारण करते रहेंगे तो इसमें से आ की ध्वनि निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो अंततः आ की ध्वनि निकलेगी। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ली जाती है। तो आइए जानते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। स्वर की परिभाषा, स्वर क्या है? परिभाषा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। कुछ विशेष बातें आप नोट करके लिख सकते हैं स्वर के बारे में। वो नोट आप ये लिख सकते हैं, ये आत्मनिर्भर होती हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरी बात लिख सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। आइए जानते हैं व्यंजन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होती हैं, जिनके उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता, और उन अन्य ध्वनियों में नाम आता है स्वर। अन्य ध्वनियाँ कौन सी? स्वर। अन्य ध्वनियाँ यानी स्वर की
सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और स्वर के बारे में आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। जब आगे हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में जब हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्णों का विभाजन करेंगे, तो वहाँ पर जान रहे होंगे कि सघोष और अघोष क्या होते हैं। सघोष और अघोष क्या होते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में सघोष क्या होता है। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को याद रखिएगा कि सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए नियमित क्लासें लेकर के आते रहेंगे और इसी क्रम में चलते रहेंगे। धन्यवाद।